Bismillahirrahmanirrahim. Allah is the most merciful. Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. I am Muhammad Mujahid Shehzad. आज का जो सा वीडियो सेशन है जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो सेशन में, उस सेशन का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। और इस सेशन में जो हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो की पॉइंट्स हैं हमारे डिस्कशन के जिनके ऊपर हमारा फोकस होगा वो है हम डिफाइन करेंगे लाइसोसोम की, फिर डिस्कवरी की बात होगी, देन मीनिंग एंड प्रेजेंस की बात होगी, देन बायोसिंथेसिस है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लाइसोसोम आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इनके फंक्शंस कौन से हैं, और लास्ट पे जो हमारे डिस्कशन होगी हम थोड़ा सा माइन्यूट हम देखेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज़ के डिफाइन की हद तक, और उसके बाद इसकी दो टाइप्स लिखी हुई हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, और हमें जस्ट शॉर्टली इनका ओवरव्यू लेना है। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ आ जाएगा और टे सैक डिजीज़ आ जाएगा, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी जो कि लाइसोसोम से रिलेटेड होगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके डिफाइन। तो डिफाइन से पहले हम थोड़ा सा ये देख लें, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, सिंगल मेम्ब्रेन है। सो हम बोलेंगे एक जोन सा ये ऑर्गेनली है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, और ये एक सैक की तरह का है, और इसके अंदर एसिड फॉस्फेट हो सकते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर हो सकता है। सो दो चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक है या ऑर्गेनली है जिसके अंदर एसिड फॉस्फेट होंगे या अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, तो इन्हीं को कंबाइन करके हमारी डिफाइन आ जाएगी। दे आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनकी जस्ट एक सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है, एंड आर सिंपल सैक, यो उसको हम सैक बोलेंगे, रिच इन एसिड फॉस्फेट जिसके अंदर एसिड फॉस्फेट होता है, एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और दूसरे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सैक है, एक ऐसी थैली है जिसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होगी और उस सैक के अंदर एसिड फॉस्फेट और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। अब जो से लाइसोसोम है ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली है, और इसकी जो सी मॉर्फोलॉजी है वो डिफर करती है। अभी मैंने पीछे बताया था कि इनकी टाइप्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो उनकी जो सी मॉर्फोलॉजी है, उनका साइज है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो इसलिए हमारी बुक का सेंटेंस भी है, लाइसोसोम आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। उनकी जो सी मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो हमारे पास साइंटिस्ट है डी ड्यूब जिसने 1949 में डिस्कवरी की थी लाइसोसोम की। और अगर हम बात करें इसकी मीनिंग एंड प्रेजेंस की, तो मीनिंग में हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं जिनका कलेक्शन है हमारे पास। पहला हमारे पास है लाइसो जिसका मतलब है स्प्लिटिंग, और दूसरा है सोमा जिसका मतलब है बॉडी। सो इसका कंबाइन मीनिंग ये होगा, एक ऐसी बॉडी जो किसी चीज़ की स्प्लिटिंग से बनी हो उसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, और हमें पता है कि जैसे हमने डिफाइन में पढ़ा है इसकी मेम्ब्रेन, तो जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली हैं वो जस्ट यूकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट नहीं करते। और इन सेल्स की जो सी अबंडेंस है, ज़्यादा मिकदार है, वो एनिमल्स के उन सेल के अंदर होगी जिनमें फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो जो से वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर लाइसोसोम की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि इनका जो मेन काम है वो फैगोसाइटोसिस भी है। तो जो से इनमें से फैगोसाइटोस्ट करने वाले वाइट ब्लड सेल्स होंगे उनके अंदर लाइसोसोम की जो सी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, ताकि वो फैगोसाइटोस्ट करके जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल हो। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के सेल्स भी हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते। अगर हम बात करें इसकी बायोसिंथेसिस की, कि लाइसोसोम को सिंथेसाइज करने का जो मटेरियल है वो सेल के अंदर कौन सी वजह से जहाँ से होता है, सो आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक पूरे का पूरा सेल है, और ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसिकल सेंड करेगा गोल्गी एपैरेटस को, और गोल्गी एपैरेटस प्रोसेस्ड करके उसको बर्ड ऑफ करेगा, और जो चीज़ सिंथेसाइज हमारे पास होगी उसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो वेसिकल्स आ रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं गोल्गी एपैरेटस के पास। गोल्गी एपैरेटस उसको प्रोसेस करके बर्ड ऑफ कर देगा, अपने से अलहदा कर देगा और साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। तो ये वाली जो रिलीज होने वाली हमारे पास
आर्टिकल होगा, हमारे पास कौन सा वेजिकल होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो सिंपली हम इसकी डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, द बर्डेड ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम द गोल्जी apparatus आफ्टर प्रोसेस्ड with processed enzymes is called as primary lysosome। फिर सुन लें, budded of vesicles from the Golgi apparatus with processed enzymes is called as primary lysosome। जो ऊपर लिखी हुई है आप ये भी कर सकते हैं, these enzymes are synthesized on rhabdomyoplasmic reticulum and are further processed in Golgi apparatus। पहले ये एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पे बनेंगे, फिर गोल्जी एपरेटस में फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और जो से प्रोसेस्ड एंजाइम्स हैं वो बर्डेड ऑफ हो जाएंगे एज अ गोल्जी वेसिकल्स, और इन्हें हम नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम का। अगर हम बात करें सेकेंडरी लाइसोसोम, तो अब डायग्राम से यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सेकेंडरी लाइसोसोम क्या चीज़ है। अब इस केस में क्या होता है कि जो सा फूड वैक्यूल है या फूड है जो सेल से बाहर होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म तक आती है, और जो सा प्राइमरी लाइसोसोम है उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज्ड हो जाता है, और फिर जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा प्राइमरी लाइसोसोम है उसका साइज स्मॉल है, और जो सा सेकेंडरी लाइसोसोम है उसका साइज थोड़ा सा लार्ज है। हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, when the primary lysosome fused with digestive vacuole or autophagosome, then it will become secondary lysosome। यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ यहाँ ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। यहाँ हम बोल सकते हैं द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो जो सा डाइजेस्टिव वैक्यूल है या ऑटोफेगोसोम है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। जो सा लाइसोसोम है वो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस जिसको हम ऑटोफेगी का नाम देते हैं, इसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। अब हम देख लेते हैं टर्शरी लाइसोसोम। जो सा सेकेंडरी लाइसोसोम है, लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हमारे पास ये फैगोसाइटोज्ड होने वाली फूड है, ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है, और इस फूड वैक्यूल के साथ जब ये हमारे पास लाइसोसोम मिलेगा तो ये वाला जो फूड कंटेंट है ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। अब जो सा ये सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें फूड की डाइजेशन होगी, और जो उनसे यूजफुल कंटेंट्स हैं उनसे एनर्जी लेने के बाद इसमें जस्ट वेस्ट रह जाएगा, और जब इसमें वेस्ट रह जाएगा तो फिर इस वेस्ट वैक्यूल को, इस वेस्ट मेम्ब्रेन सैक को हम बोलेंगे टर्शरी लाइसोसोम। सिंपली डिफाइन करेंगे, द सेकेंडरी लाइसोसोम दैट कंटेन्स ओनली वेस्ट मटेरियल इनसाइड इट इज कॉल्ड एज टर्शरी लाइसोसोम। ऐसा सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें जस्ट वेस्ट मटेरियल रह गया हो उसको हम बोलेंगे टर्शरी लाइसोसोम, जो कि इस डायग्राम में इजीली देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी फूड कंटेंट भी हो सकता है या कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो रही है, जो सा सॉलिड फूड कंटेंट है वो सेल के अंदर आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। जब वो बाहर है तो वो बैक्टीरिया में सॉलिड फूड होगी, लेकिन जब सेल के अंदर आ जाएगा फैगोसाइटोसिस हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे फैगोसोम। अब इस फैगोसोम के साथ जब लाइसोसोम मिलता है तो अपने एंजाइम इसके अंदर वो रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से इसके फूड कंटेंट्स जो उनसे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और उनसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो उनसे वेस्ट उसको अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये वाला जोन सा एंड फैगोसाइटोसिस का काम है, एक तो फैगो का मतलब है ईटिंग, और अगर सेल इसको ईट करे तो इसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, और ये काम परफॉर्म करने में हेल्प करता है लाइसोसोम, चूँकि लाइसोसोम इस फैगोसोम को या जोन सा फैगोसाइटोस्ड पार्टिकल हमारे पास आता है इसके अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इसी वजह से जोन सा लाइसोसोम है इसको हम बोलते हैं स्टमक ऑफ द सेल। अब जो सी बाहर से आने वाली फूड है वो एक पैथोजन भी हो सकता है, एक एंटीजन भी हो सकता है, सो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देने वाला हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट द
फैगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल। अब लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे इंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं फैगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल के कंपोनेंट को, जो कि वैक्यूल के अंदर होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब वो बाहर होंगे तो वो सॉलिड फूड कंटेंट्स होंगे, और जब सेल के अंदर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स लाइसोसोम के पास होंगे। Any foreign object that gain entry into the cell is immediately engulfed by the lysosome। अब इसका मतलब है कि जो बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ है जब वो सेल के अंदर आ जाती है तो उसको इमीडिएटली खा लिया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है लाइसोसोम की मदद से, एंड इज कम्प्लीटली ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल डाइजेस्टेबल पीसीज। और जब वो लाइसोसोम के अंदर चला जाता है या लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तो उसको कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है सिंपल डाइजेस्टेबल पीसीज में, और इसी प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑटोफैगोसोम। इसी तरह से अगर हम फूड कंटेंट्स की बात करें तो इस तरह भी हो सकता है कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो इनको भी इनगल्फ करता है फ्यूज होकर इनके साथ सेकेंडरी लाइसोसोम बना के इनकी भी डाइजेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोफैगोसोम। Sometimes under abnormal circumstances it is starvation। बहुत का ऐसे होता है कि कुछ एबनॉर्मल हालात आ जाते हैं, नासाजगर हालात आते हैं, जैसे कि स्टार्वेशन, जैसे कि भूख या फूड की शॉर्टेज हो जाती है, और एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस द पार्ट ऑफ द सेल्स आर इनगल्फ्ड बाय द प्राइमरी लाइसोसोम। बाद का ऐसे होता है कि जब हालात नासाजगर हों, फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, या नॉर्मल कंडीशन की फॉर्म में कुछ सेल के पार्ट हैं जो वॉर्न आउट हैं या ओल्ड हो चुके हैं, उसको खा लिया जाता है, इनगल्फ्ड कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम की मदद से, एंड डाइजेस्ट टू जनरेट एनर्जी। और उसका मेन एम होता है ताकि उसको डाइजेस्ट करके उनसे क्या ली जाए, एनर्जी ली जाए। सो द लाइसोसोम विच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल आर नाउन एज ऑटोफैगोसोम। ऐसा लाइसोसोम जो अपने ही सेल के वॉर्न आउट पार्ट को ईट कर लेता है, खा लेता है, उसको हम बोलेंगे ऑटोफैगोसोम। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोफेगी एंड रीन्यूइंग ऑफ द सेल। अब इस केस में हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट, जिनकी ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने या वॉर्न आउट या टूटे फूटे जो से सेल्स हैं, सच एज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के जो ऑर्गेनली हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इन दिस वे मटेरियल ऑफ द सेल में बी रिसाइकल्ड एंड सेल में बी रिन्यूड। अब बाज़ का ऐसे होता है कि जो सेल के ओल्ड या टूटे फूटे पार्टिकल्स हैं यानी कि ऑर्गेनेलीज हैं, उनको लाइसोसोम्स की मदद से डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो सेल का मटेरियल है वो रिसाइकल्ड हो जाता है और सेल रीन्यू हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास लाइसोसोम है और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज्ड होकर जो सा ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है इसको डाइजेस्ट कर देगा, रिजल्टेंटली एनर्जी ले लेगा, और जो सा सेल का ओल्ड मटेरियल है वो रीन्यू हो जाएगा और उसकी वजह से सेल भी रीन्यू हो जाएगा। डीजनरेशन ऑफ द सेल, their enzymes can also result in degeneration of the cells। अब जो उनसे लाइसोसोम्स के इंजाइम्स हैं वो डिजेनरेशन करते हैं सेल्स की। अब कौन से सेल की डिजेनरेशन करते हैं, अगर हम देखें तो हमारे डेवलपमेंटल जो से प्रोसेसेस है उसमें कुछ सेल्स की डिजेनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स बिटवीन डिजिट्स, हमारी उंगलियों के दरमियान जो से सेल्स हैं उनकी डिजेनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो से डिजिट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं। और डिजेनरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक टेल, अब ये कंसिडर किया जाता है कि जो से मेमेलियंस हैं इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बहुत सी टेल सेल्स डेवलप होते हैं, और इन सेल्स की डिजेनरेशन का काम करने में हेल्प करने वाली ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। नेक्स्ट है जी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये जो सा लाइसोसोम है ये रिलीज करता है एंजाइम ताकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवा सके, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं कि ये जो सा लाइसोसोम्स है ये एंजाइम रिलीज करेगा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर है,
ये हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उससे वेसिकल्स आएंगे गोल्जी अपरेटस के पास और उसको प्रोसेस करके रिलीज कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में, जो कि हमारे पास होंगे लाइसोसोम। अच्छा, कुछ जोन सी ये वाली वेसिकल्स हैं, इनको सेल के अंदर ही रखा जाएगा और कुछ को सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब जोन से वेसिकल सेल के अंदर हैं वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाएंगे और जोन से आउट ऑफ सेल चले जाएंगे वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएंगे। कुछ और फंक्शंस हैं, जोन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइजेशन भी, और जोन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी भी डाइजेशन करवाने में हेल्पफुल होता है लाइसोसोम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू दी डाइजेशन। जो से अमीनो एसिड्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं और अगर वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं या उनमें कोई भी चेंज आ जाती है तो उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्टेड मटेरियल से दोबारा अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है ताकि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके प्रोटीन की सिंथेसिस में। और इसी तरह से रिसाइकलिंग करेगा न्यूक्लियोटाइड्स की, क्योंकि उनकी भी डाइजेशन करेगा और डाइजेशन करने के बाद उनसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रीअरेंज होकर दोबारा न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं जिनकी वजह से जीन्स और डीएनए की स्ट्रक्चर डेवलप हो सकती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट। और अगर ये जो सी इम्यूनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स को रीन्यू करेगा तो ये दोबारा से सेल के किसी कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने में यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम थोड़ा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू देखेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज से रिलेटेड। अब सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन विद इन द सेल ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा कॉन्जेनिटल डिजीजेज जस्ट किसी भी चीज़ की एक्यूमुलेशन की वजह से होती हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल में कोई चीज़ जमा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज। एक सेल है उसमें कोई चीज़ अगर जमा हो जाए तो जो डिजीज होगी उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल डिजीज, और इसी को हम स्टोरेज डिजीज भी बोलेंगे। अब वो जो सी चीज़ जमा होने वाली है वो हमारे पास ग्लाइकोजिन भी हो सकती है या ग्लाइकोलिपिड्स और इस तरह की और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इनको हम बोलेंगे ऐसी डिजीज जिसमें सेल के अंदर कोई सब्सटेंस जैसे कि ग्लाइकोजिन या ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह स्टोर हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे स्टोरेज डिजीज या कॉन्जेनिटल डिजीजेज। अब दूसरा भी इसका डिफाइन का जो मेथड है जो वे है या दूसरी डिफाइन हमारे पास है वो ये है कि देयर आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूटेशन। ये जो सी डिजीजेज होती हैं स्टोरेज डिजीजेज, ये एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से होती हैं। और अगर हम बात करें कि म्यूटेशन क्या है तो हम देखेंगे सडन चेंज इन डीएनए और जीन या डीएनए के अंदर सडन चेंज होगी जो हार्मफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब डीएनए में म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होगी तो हम बोलेंगे स्टोरेज डिजीज। अब जो म्यूटेशन आती है, चेंज आती है, उसकी वजह से होता क्या है, दैट इफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। वो जो से म्यूटेशन है जो डीएनए में चेंज है उसकी वजह से जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस डिस्टर्ब होती है और वो एंजाइम कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं सब्सटेंस के। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि हमारे पास ग्लाइकोजिन है तो ग्लाइकोजिन को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस जिस जीन ने करनी होगी वो जीन ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जीन डिस्टर्ब हो गया तो उससे बनने वाला जो एंजाइम्स है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा और वो एंजाइम जिस सब्सटेंस की कैटाबॉलिज्म करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं होगी, उसकी तोड़ फोड़ नहीं होगी तो वो वाली सब्सटेंस सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जमा हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है स्टोरेज डिजीज का भी। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। अब इस केस में होता क्या है, हमारे जो उनसे लिवर के सेल्स हैं या मसल्स के सेल्स हैं इनके अंदर ग्लाइकोजिन फिल हो जाती है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, और इस केस में जो उनसे इंजाइम्स जैसे कि एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये इंजाइम जो सा है ये ग्लाइकोजिन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और अगर यही इंजाइम मिसिंग हो तो ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, रिजल्टेंटली जो सी ग्लाइकोजिन है वो सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। अब इस तरह की तकरीबन 20 डिजीज़ हैं जो कि अभी तक जानी गई हैं जिसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एंजाइम मिस होता है, वो नहीं बनता म्यूटेशन की वजह से। तो ऐसी डिजीज़ जो किसी चीज़ के या किसी सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन की वजह से हो उनको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड और स्टोरेज डिजीज़ और बाय बर्थ डिजीज़। अब इनकी एक और एग्जाम्पल हमारे पास है टे-सैक डिजीज़। अब टे-सैक डिजीज़ में क्या होता है, इसमें एक एंजाइम की एब्सेंस होती है जिसका नाम है
हेक्सोसेमिनिडेज। अब ये वाला जोन सा एंजाइम्स है ये क्या करता है, ये वाला एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इट्स मीन्स कि जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन है उसमें इन्वॉल्व होने वाला जो एंजाइम हमारे पास हेक्सोसेमिनिडेज है, जोन सा ये वाला एंजाइम्स ये एब्सेंट होता है, मीन्स के प्रॉपर्ली नहीं बनता। तो जोन सी लिपिड्स हैं इनकी कैटाबॉलिज्म नहीं होती, इनकी तोड़फोड़ नहीं होती, तो ये जो लिपिड्स हैं ये बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन द ब्रेन सेल्स, जोन से लिपिड्स हैं वो ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से जो सा ब्रेन है वो रिटार्ड हो सकता है, उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं और इवन डेथ या डेथ भी हो सकती है। अब सिंपली इसका ओवरव्यू सुन लें कि एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोसेमिनिडेज। ये वाला एंजाइम्स लिपिड की ब्रेकडाउन करता है। अगर ये वाला एंजाइम ना बने, डिस्टर्ब हो जाए, तो लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो जो सा लिपिड है वो जमा हो जाएगा ब्रेन के सेल में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन जो सा ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। हमारे पास ये नॉर्मल डीएनए है, तो ये नॉर्मल हमारे पास प्रोटीन बनेगी जो कि एंजाइम्स को बनाएगी और जो कि न्यूरॉन्स के अंदर फंक्शनल होंगे और प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। अब नेक्स्ट जोन सा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख रहे हैं, आपको एक छोटी सी लाइट सी दिखाई दे रही है, एक्चुअली म्यूटेशन है, चेंज है डीएनए में, और इस चेंज की वजह से जो हमारे पास प्योर फॉर्म में प्रोटीन है वो डेवलप नहीं होती और फिर जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते और इसी तरह से प्रॉपर्ली नर्वस सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। तो इस डिजीज़ को हम नाम देंगे डेसैक डिजीज़ का। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और आज के इम्पॉर्टेंट जो उनसे की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, हर एक की पॉइंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है और जब आप इनको कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी भी होंगी। होप्स हो कि आप इस लेक्चर को विजिट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की एक्सेस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।